सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं शिलचर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी का जो रिसेंट कंपनी ने जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन का डिसीजन लिया है उसके बारे में, कंपनी क्या रिस्क फेस कर रही है और वो रिस्क कंपनी मतलब रिस्क कवर करने के लिए कंपनी क्या कुछ स्टेप्स ले रही है, एंड अगेन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है, सब कुछ जानने को मिलेगा। डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। बट आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को विदाउट स्किपिंग स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखना है ताकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। कंपनी करती क्या है। शिलचर टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स विद अ फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशंस। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। अब देखो, ट्रांसफार्मर दो जगह पे यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर दो जगह पे मतलब दो टाइप के होते हैं। एक तो ये हो गया कि जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगते हैं। फिर सेकंड लगता है ट्रांसमिशन का जो सिस्टम रहता है, तो ट्रांसमिशन के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगते हैं। अभी कंपनी देखो, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशन के लिए मतलब सोलर, वाइंड एंड हाइड्रो एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे कंपनी ट्रांसफार्मर लगाती है। एंड सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों के तीनों इंडस्ट्री में जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ पे भी कंपनी के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। और भी कंपनी दूसरे टाइप के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप कंपनी के वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली भी दिखाई देगा। दो टाइप के कंपनी के पास ट्रांसफार्मर है। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये देखिए यहाँ पे मतलब पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ पे पावर जनरेशन होता है वहाँ पे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से ट्रांसफार्मर, मतलब वो टाइप एक ही होता है, खाली थोड़ा बहुत उसमें कुछ चेंज रहेगा। तो ये एक टाइप है। एंड सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इलेक्ट्रॉनिक में मतलब क्या दोस्तों, तो आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रहते हैं तो उसमें सर्किट रहते हैं, ठीक है। और वो सर्किट में आपने छोटे छोटे पार्ट देखे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यही वो ट्रांसफार्मर है, काफ़ी छोटे रहते हैं। आपके कंप्यूटर हो गया या फिर फ्रिज, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहता है ना तो उसमें ये ट्रांसफार्मर लगते हैं, ठीक है। अच्छा, की प्रोडक्ट क्या है कंपनी के, तो इन्वर्टर, ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड नीश इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर्स, फॉर एग्जांपल फर्नेस ट्रांसफार्मर। तो ये की प्रोडक्ट है कंपनी के जिनका ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के पास डिमांड आता है। मार्केट प्रेजेंस देखोगे आप, एक्सपोर्ट करती है कंपनी 25 कंट्रीज़ को अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। और डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है बाय इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी पुश। आपने देखा होगा रिसेंटली 3-4 सालों से इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा पुश दे रही है। तो इसकी वजह से ट्रांसफार्मर का भी डिमांड रिसेंटली ये 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसका आप रिएक्शन अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि पावर रिलेटेड जितने भी शेयर्स है एंड ट्रांसफार्मर रिलेटेड भी जितने भी शेयर्स है तो वो रिसेंट 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करेंगे तो डेट फ्री है कंपनी। आप देखोगे कंपनी के पास ज़ीरो लोन है, 1 रुपये का भी लोन नहीं है कंपनी के पास। और कंपनी कैश जो है वो कैश काफ़ी ज़्यादा जनरेट करती है, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट है ये फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है कंपनी को। और एक बात दोस्तों आप देखोगे तो कंपनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी में है। मतलब क्या, तो कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है, मतलब इन सिंपल वर्ड आप बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपेयर टू अदर ट्रांसफार्मर कंपनीज, शिलचर का ईबिटा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो सभी ट्रांसफार्मर कंपनीज में आगे है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का जो बूम हुआ था रिसेंटली, तो ये चीज़ से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इंडिया का जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है 25 to 30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी एनुअली इंडिया को इंक्रीज़ करनी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, शिलचर के इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। और इसी के चलते, एक प्रोडक्ट के चलते कंपनी का ऑलमोस्ट 60% जो भी रेवेन्यू है वो यही एक प्रोडक्ट से आता है। तो आप समझिए कि ये एक प्रोडक्ट कंपनी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल ग्रिड अपग्रेड चालू है, मतलब स्पेशली यूएस एंड यूरोपियन यूनियन में
बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट का डिमांड आता है, वही 45% रेवेन्यू वहाँ से ही आता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि 60%, 45% या तो 100% क्रॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये 60% है प्रोडक्ट वाइज और ये 45% है, आप बोल सकते हो जियोग्राफी वाइज, मतलब एक्सपोर्ट से 45% आता है, बाकी का जो 55% है तो वो 55% डोमेस्टिक में है, मतलब इंडिया से रेवेन्यू आता है। यहाँ पे आप देखोगे 60% ये प्रोडक्ट से आता है, बाकी 40% बाकी प्रोडक्ट से आता है, तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी एक्सपेंशन। इंस्टॉल कैपेसिटी डबल किया है कंपनी ने टू 7500 MVA इन अगस्त 2024, और ये प्लान कर रहे हैं टू फर्दर एक्सपैंड द कैपेसिटी टू 25,000 टू 35,000 MVA। मतलब आप समझ सकते हो, अभी तक तो ये जो एक्सपेंशन का प्लान है ये सिर्फ प्लान में ही है, अभी तक इसका ऑफिशियली इन्होंने कुछ डिस्क्लोजर नहीं किया है कि ये करने वाले हैं भी या नहीं, बट येस एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी और भी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है। देखो अभी रिसेंटली ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ था 7,500 का, तो ये अभी भी कमर्शियल हो चुका है, बट यहाँ से अभी भी रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जनरेशन कब होगा, फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26, ये फाइनेंशियल ईयर में आपको दिख सकता है यहाँ से जनरेशन, रिवेन्यू जनरेशन, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंपनी का रिवेन्यू में और भी ज़्यादा ग्रोथ आएगा। और अगर न्यूज़ आता है कि कंपनी फर्दर एक्सपेंशन कर रही है 25,000 टू 30,000 MVA में, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसिव ये एक्सपेंशन होने वाला है अगर ऐसा होता है तो। और कंपनी का बिजनेस तो एब्सोल्युटली, मतलब आप देख सकते हो 3 टू ऑलमोस्ट मोर देन 3x कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, और इससे होगा क्या, अल्टीमेटली आपका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन रैंप अप एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। टारगेटिंग है, कंपनी का टारगेट है 550 करोड़ का रिवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 750 टू 800 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो यही है, रिवेन्यू का एक्सपेक्टेशन भी कंपनी हाई कर रही है, मतलब कंपनी आप बोल सकते हो कि आने वाले क्वार्टर में हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 150 प्लस का रिवेन्यू हर क्वार्टरली हमें देखने को मिल सकता है। मार्जिन की बात करेंगे तो सस्टेन है, हाई मार्जिन है कंपनी के, यहाँ पे सस्टेन रहने वाला है विद इन 25 टू 30% में, ड्यू टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक्सपोर्ट फोकस एंड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों, Q3 एंड 9 मंथ का जो रिसेंटली हुआ है, तो रिवेन्यू अभी रिसेंट क्वार्टर का Q3 का 154 करोड़ का है, जो 30% ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, एंड 391 करोड़ है फॉर 9 मंथ्स, जिसमें 34% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ईबिटा मार्जिन 28% है इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 29% फॉर 9 मंथ, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप बात करोगे तो 34.8 करोड़ का है इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, जो 33% इसमें भी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर में। 5 ईयर का अगर आप CAGR देखोगे तो रिवेन्यू में 54% का 5 ईयर का CAGR है, ईबिटा में 147% का CAGR है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 180% का CAGR है। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। CAGR आप देखोगे तो 5 ईयर का CAGR इतना बड़ा होना ये काफ़ी अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे दोस्तों, नीश फोकस है, कस्टम मेड ट्रांसफार्मर है फॉर रिन्यूएबल, बैक बाय इन हाउस डिज़ाइन एंड टेस्टिंग लैब है कंपनी के पास। एक्सपोर्ट एज है कंपनी के पास, ट्रस्टेड ब्रांड इन नॉर्थ अमेरिका में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा नाम है, मिडल ईस्ट में भी नाम है। शॉर्टर लीड टाइम 13 टू 14 वीक्स कंपनी लेती है अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। ऑपरेशनल इफिशिएंसी है कंपनी के पास, आउटसोर्सिंग करती है लो वैल्यू कंपोनेंट्स, जैसे कि टैंक्स का आउटसोर्सिंग करती है कंपनी टू मेंटेन द एसेट लाइट मॉडल को मेंटेन करने के लिए कंपनी आउटसोर्सिंग करती है। रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है कंपनी के पास, तो रॉ मटेरियल का रिस्क है, CRGO, टेम्पररी BIS रिलेटेड इम्पोर्ट हर्डल्स, प्राइसेस राइजिंग बट सप्लाई सिक्योर वाया एडवांस लाइसेंसेस। देखो CRGO एक स्टील, मतलब स्टील कोर रहता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर में जो स्टील लगता है ना, तो वो एक CRGO करके स्टील आता है, तो वो एक कंपनी का रॉ मटेरियल जो जिसका मतलब सप्लाई काफ़ी कम है, ठीक है। अब आपने रिसेंटली देखा होगा
तरिल तरिल का आप अगर देखोगे ना तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है तरिल का, बट देन ऑल्सो आप देखोगे कि शेयर प्राइस में अच्छा खासा उछाल आ रहा है। वो उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि तरिल ने रिसेंटली एक CRGO मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल कंपनी को जो लगता है, तो कंपनी ने वही कंपनी को अगर एक्वायर किया है तो काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है तरिल के लिए, ठीक है। अभी के लिए ये चैलेंज तो शिल्चर फेस कर रहा है, ठीक है। फिर कंपटीशन है शिल्चर के लिए, न्यू एंट्रेंट्स में प्रेशर, मार्जिन पोस्ट 2026, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए तो कुछ अभी के लिए तो कुछ दिख नहीं रहा है ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। मार्जिन पे प्रेशर आएगा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। शिल्चर रिलाइज ऑन क्वालिटी सर्विसेज डिफ्रेंसिएशन। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट में अगर देखोगे तो एक्सपोर्ट मार्जिन ज़्यादा है कंपनी का, एक्सपोर्ट जो करती है कंपनी तो उधर से ज़्यादा मार्जिन आता है, ठीक है। डोमेस्टिक डिमांड सर्ज कुड डाइल्यूट मार्जिन इफ प्राइसिंग पावर वीकेंस। फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे दोस्तों, एक्सपेंशन प्लान से कंपनी के, डिसीजन ऑन फर्दर कैपेसिटी अप टू 30,000 MVA बाय अर्ली 2025। तो अर्ली 2025 मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 25 में ये डिसीजन आ सकता है। अगर ये डिसीजन आता है तो यहाँ पे आपको कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी। कंपनी का रिसेंटली भी कैपेसिटी 7,500 MVA का है, और वहाँ से अगर 30,000 का डिसीजन लेती है तो ये मोर देन 3x का कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, जो अपने आप में काफ़ी बिग न्यूज़ हो सकती है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कंपनी के पास, पंप, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो पोटेंशियल डिमांड फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब आपने देखा होगा ग्रीन हाइड्रोजन पे भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, तो वहाँ पे भी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का डिमांड बढ़ने वाला है। NSE की लिस्टिंग बाकी है, कंपनी अभी तक BSE पे ही लिस्टेड है। NSE पे आपको कंपनी का शेयर नहीं मिलता है, तो ये भी प्लान है कंपनी का कि लिक्विडिटी शेयर के मतलब शेयर मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए कंपनी NSE में भी लिस्टिंग कर सकती है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, अलायंस विद इंडियाज़ 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट बाय 2030। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 450 करोड़ का एग्जीक्यूटेबल है इन 6 to 9 मंथ। मतलब आप देखो 6 to 9 मंथ, 9 मंथ भी पकड़ते हैं अपन तो 3 क्वार्टर में 450 मतलब ऑलमोस्ट 150 करोड़ का क्वार्टरली अपन रिवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब यही है दोस्तों कि आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में आप 150 के अबो ही रिवेन्यू देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डाउनग्रेड देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी के लिए 4,138 करोड़ का है, और स्टॉक का प्राइस 5,426 अभी चल रहा है। इंडस्ट्री पी है 50 का, जहाँ पे शिल्चर का 35.5 का है, जो इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल अंडर वैल्यूएशन, ठीक है, रिलेटिव टू पीयर का अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी अंडर वैल्यूएशन दिख रही है। तो ये सही मौका है, कंपनी मतलब वैल्यूएशन अच्छा प्रोवाइड कर रही है कंपनी, ठीक है। मैट्रिक्स में देखेंगे तो पी रेशियो आप देखो, शिल्चर का 35.5, इंडस्ट्री 50 है, अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक भी आप देखो, प्रीमियम जस्टिफाइड बाय हाई ROC तो काफ़ी बढ़िया है, ROE एंड ROC काफ़ी हाई है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल कैपिटल एफिशिएंसी है। ROE में 55.5 है, तो सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है, ठीक है। लास्टली हम देखेंगे ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन में। अब अपसाइड पोटेंशियल क्या है कंपनी का, ये बात करेंगे तो शिल्चर का अभी पी, जो इफ शिल्चर्स पी अलाइंस विद इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री पी के तरफ भी अगर बढ़ता है कंपनी का पी, तो प्राइस 7,700 तक पहुंच सकती है। मतलब 40% का अपसाइड आराम से यहाँ पे दिख रहा है, अगर पी को आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हो तो, ठीक है। हाई ROE एंड ROC जस्टिफाइज प्रीमियम बट डिपेंडेंट ऑन सस्टेनिंग मार्जिन अमिड कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है। अभी देखो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है कंपनी का, तो यही है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन जब होता है तो कंपनी के कॉस्ट भी बढ़ते हैं। मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गया मतलब क्या, तो कंपनी रिवेन्यू ज़्यादा बिजनेस करेगी, तो ज़्यादा बिजनेस करेगी तो खर्चे भी ज़्यादा आएंगे, और अगर खर्चा ज़्यादा बढ़ता है तो प्रॉफिटेबल मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो सस्टेन रहता है तो फिर कंपनी आराम से 40% का अपसाइड दिखा सकती है।
और डाउन साइड का रिस्क यही है कि CRGO का कॉस्ट है जो अगर बढ़ता है तो वो कंपनी को प्रॉब्लम दे सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस की, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से अभी तक तो शेयर का प्राइस 38 मतलब ऑलमोस्ट 39% डाउन चल रहा है, ठीक है। अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा है, तो यहाँ पे बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट अगेन दोस्तों देखिए, अभी आज का 1 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल को आपको पता होगा रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में अपडेट आने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या होता है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का आपको पता होगा ये शिलचर का एक्सपोर्ट के ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आते हैं शिलचर को US से। तो कहीं ना कहीं US पे कंपनी का बिजनेस डिपेंडेंट है। तो अगर वहाँ से क्या अभी रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में आता है न्यूज़, तो वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड उसी के बाद आप जो भी डिसीजन रहेगा, तो आई होप मतलब आई एक्सपेक्ट कि आप वो न्यूज़ आने के बाद तभी आप कोई भी डिसीजन होगा वो लीजिए, ठीक है। तो बस दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। आपका अगर कोई भी क्वेरी रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।